4-year-old Aparna says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget, देखिए ये क्वेश्चन में जरूर पढ़ लेना है कि लास्ट में किसके बारे में पूछा है. अगर सेम क्वेश्चन वाइगोस्की के बारे में पूछेगा आंसर बदल जाएगा, है ना. तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हर थिंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट. तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है कि बच्ची क्या सोचती है. 4 साल की एक बच्ची है अपर्णा और वो ये सोचती है कि बटन जो है वो अलाइव है, यानी अगर इस शर्ट में या जैकेट में एक बटन लगा हुआ है तो ये जिंदा है. क्यों? क्योंकि इसकी ये क्या करता है, बांध लेता है या इसको पकड़ बनाने में या बंद करने में इस जैकेट को हेल्प मिलती है बटन के माध्यम से. तो बटन ये काम करता है, मतलब उसको लग रहा है बटन क्या है, जिंदा है, सजीव है. तो जब बच्चा निर्जीव चीज को सजीव समझेगा, यानी नॉन लिविंग को लिविंग समझने लगे, तो इसको एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं. लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे कि पूछा क्या है. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हर थिंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय. जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है क्या, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये तो हायर लेवल है, 11 साल में आएगा. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी. ट्रांसडक्टिव में भी 2 अनरिलेटेड चीजों को जोड़ दिया जाता है. अच्छा मेरी बॉल जो है वो गोल है और चंद्रमा भी गोल लगता है, तो दोनों को जोड़ दिया कि हाँ देखो चंद्रमा मेरी बॉल जैसा है. या फिर मान लीजिए कुछ भी आपके जीवन में, मान लीजिए आपने किसी को बुरा कहा और कल आपको चोट लग गई, आपने मान लिया अरे इसको बुरा कह दिया था इसलिए मुझे चोट लग गई. 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ देता है दिमाग. तो ये बहुत अच्छी रीजनिंग नहीं होती है ना. तो ये 2 से 7 वर्ष के बीच में ही होती है. इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है. पारगमनात्मक तर्क कह देते हैं. एनिमिस्टिक थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो एनिमिस्टिक थिंकिंग या एनिमिज्म जो है वो जीववाद कहलाता है और एनिमिस्टिक थिंकिंग को हम जीववादी चिंतन कहते हैं. जब आप निर्जीव को सजीव कहते हैं और सजीव को निर्जीव मानने लगते हैं. जब बच्चे को ये लगे कि इस टेबल को भी चोट लगी होगी अगर ये टेबल गिरी है, तो वो होता है ना जब बच्चा चलता है या कुछ, तो मान लो गिर गया वो, तो वो रोने लगा. छोटा बच्चा जब 2 से 7 वर्ष की उम्र में है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में. तो 2 से 7 में क्या होगा, हम कहते हैं जमीन पे थोड़ा सा 2 थप्पड़ लगा के अरे कोई बात नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई. मतलब उसको लग रहा है निर्जीव चीज में भी जान है, इस टेबल को भी चोट लग रही होगी, है ना. इस पेन को, अगर ये पेन गिर गया तो पेन को चोट लग गई. जैसे आप में से कई लोग अभी भी जिनका फोन गिर जाता होगा उनको ऐसा दर्द होता होगा जैसे फोन को सच में चोट लगी है, इसने कुछ महसूस किया होगा, जबकि ये निर्जीव है, महसूस तो नहीं किया होगा, बेशक टूट जाए, है ना. तो जब हम नॉन लिविंग को लिविंग मानते हैं जिस स्टेज में, तो हम जीववादी चिंतन कर रहे होते हैं. सेंट्रेशन यहां पे नहीं बनेगा क्योंकि सेंट्रेशन में सिर्फ एक पहलू पे ही आपका ध्यान होता है. उस पर भी अभी हम आएंगे. बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है पियाजे का जिसको 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसको भी समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और समझिए. अब इसमें यहां अपर्णा ने बटन की बात कही थी, कोई और कुछ और एग्जांपल दे सकता है, टेबल से लेके किसी भी नॉन लिविंग थिंग का एग्जांपल दिया जा सकता है. ठीक है जी, चले आगे बढ़े. सीमा, a 5-year-old is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? यानी कि 5 साल की सीमा को यह यकीन है कि मिट्टी की एक गेंद को, जो मिट्टी क्ले मिट्टी होती है ना, उसको चेंज कर दिया. आटे की बॉल मान लो, उसको आपने एक बड़ी लंबी सी शेप दे दी, एक रोल बना दिया. तो जब आपने उसको सांप में बदल दिया, एक बॉल को आटे की बॉल या क्ले मिट्टी की, तो उसके अनुसार उसके चिंतन, अब उसको लग रहा है कि ये जो इस मिट्टी से जो ये सांप बनाया है, स्नेक बनाया है, ये बड़ा है और ये बॉल छोटी थी. जीन पियाजे के अनुसार उसका चिंतन के पीछे का क्या तर्क है? तर्क क्या है? एनिमिस्टिक थिंकिंग है. ऐसा तो नहीं हुआ उसने ये कह दिया कि अब ये सजीव बन गया है, अब सांप काट पाएगा, ऐसा तो नहीं कहा उसने. निर्जीव को सजीव की बात तो नहीं कही उसने, तो बड़े और छोटे की बात की है. उसने वॉल्यूम की या शेप की बात की है. ठीक है ना. तो जो बड़ा दिख रहा है उसको उसने मान लिया कि ये बड़ा है. ठीक है ना. हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कैसे हो जाएगी भाई? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन आता है 11 साल की उम्र के बाद, जिसमें अमूर्त चिंतन होता है. बच्चा ये सोच पाएगा कि जो चीज मेरे सामने भी नहीं है, साइंटिफिक थिंकिंग आ जाएगी इस स्टेज में. तो ये तो जवाब बनता ही नहीं है, ये हम कैसे दे देंगे भाई जवाब है. फिर आता है डी ऑप्शन, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस. देखिए ट्रांजिटिव इन्फेरेंस होता है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से. इसका मतलब क्या हुआ? ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ. मतलब ये तो प्रॉपर रीजनिंग है कि जिसमें बच्चा 2 चीजों के बीच में रिलेशन निकालना शुरू कर देगा. ये 7 से 11 वर्ष में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है. ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पूछा जाएगा सर में दर्द हो जाएगा, है ना. क्यों? क्योंकि हमें लगता है जो पूछ लिया गया है बस वही जरूरी है. उस थियरी से हमें वो भी पढ़ना है जो जरूरी नहीं है. मतलब जरूरी नहीं है कहें कि जो नहीं पूछा गया अब तक वो भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है जी. है क्या किया है आप लोग? कहां से पढ़ रहे हैं? स्कूल के पीछे से. देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें यहां पे, देखिए तो अगर हम देखें तो इसका आंसर सिर्फ सेंट्रेशन ही बनता है कि एक बच्चा है जो ये सोचता है कि एक मिट्टी की गेंद से जब आपने स्नेक, एक सांप को बना दिया, तो सांप दिखने में लंबा है और गेंद छोटी है दिखने में,
तो उसका ध्यान सिर्फ दिखने में यानी लंबाई पे केंद्रित है उसका ध्यान, कि जो दिखने में लंबा है वो ज्यादा बड़ा है। ये क्या है? सेंट्रेशन। जैसे हमें लगता है जब हम छोटे होते हैं कि किसी की हाइट बढ़ गई तो इसका मतलब वो ज्यादा एज में बड़ा होगा, और बाकी अगर कोई उससे छोटा है सेम एज का बच्चा तो वो छोटा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। तो सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण, कि आपका पूरा ध्यान एक ही किसी भी चीज के सिर्फ एक फंक्शन पे केंद्रित हो जाए, चाहे वो हाइट पे हो, चाहे वो लेंथ पे हो, चाहे वो कलर पे हो, है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बहुत बार दिया करती हूं जो आजकल कॉमन भी हैं, बहुत सारे टीचर्स भी आपको देते हुए मिल जाएंगे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, इसमें पियाजे की भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम यहां से ले सकते हैं। देखिए सेंट्रेशन भी कई प्रकार का हो सकता है ना। ये सेंट्रेशन क्या है? सेंट्रेशन की वजह से कंजर्वेशन में कमी रहती है ना। सेंट्रेशन की वजह से, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। एक चीज है कंजर्वेशन, जो पियाजे की कौन सी अवस्था में आती है बताओ फटाफट। संरक्षण जो है वो पियाजे की कौन सी अवस्था में आएगा? संरक्षण आता है 7 से 11 वर्ष, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। संरक्षण क्या है? क्वालिटी है, गुण है। 7 से 11 वर्ष जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं हम इसको, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको पता है पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, सिंपल सा फंडा हमने डिस्कस किया हुआ है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। 11 से 15 या 11 एंड अबव भी मिल जाता है। तो ये 4 स्टेजेस हैं। इसमें जो थर्ड स्टेज है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, जिसको स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि 6 वर्ष का बच्चा पहली कक्षा में जाता है। अब कंजर्वेशन क्या है कि जब बच्चा ये समझने लगे कि पानी को चाहे मैं इस लंबी बॉटल में डालूं, चाहे मैं इस मग में डालूं जो थोड़ा चौड़ा है बट हाइट में कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पानी 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा। इसका मतलब जब बच्चा ये समझने लगे कि शेप और साइज के बदलने से, शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम में, क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आता। कोई चीज 200 ml है तो 200 ml रहेगी। आप उसको टब में डालिए, बाल्टी में डालिए, कहीं भी डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ये समझ नहीं आई है बच्चे में, इसका मतलब कंजर्वेशन की कमी है। ये समझ कब आएगी? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। ये समझ लैक ऑफ कंजर्वेशन कब होगा? 2 से 7 वर्ष, जो इससे पहली स्टेज है प्री ऑपरेशनल। इसमें इसकी कमी होती है। और इसकी कमी का एक कारण क्या है? बच्चे की थिंकिंग में सेंट्रेशन होता है, जो हमने अभी पढ़ा। सेंट्रेशन बोले तो केंद्रीकरण, यानी उसका सारा ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित है। और वो केंद्रित किस पे है? अगर हम यहां पे बात करें कि एक चौड़े बर्तन को मान रहा है कि कम है, मतलब उसका सारा ध्यान सिर्फ किसी चीज की हाइट पे केंद्रित है, या तो किसी चीज के रंग पे केंद्रित है ना, या फिर लंबाई चौड़ाई, किसी एक चीज पे केंद्रित है। उसको लगता है किसी काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। इसका जस्ट उल्टा होता है डिसेंट्रेशन, जिसकी वजह से जब डिसेंटर करने की एबिलिटी बच्चे में आ जाएगी, यानी विकेंद्रीकरण जब वो करने लगेगा, तो क्या होगा? तो उसमें कंजर्वेशन तुरंत आने लगेगा, ठीक है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब आपको पता हो कि यार मैं इसको इसमें डालूं पानी को, चाहे इसमें, बात बराबर है। ये डिसेंटर है। मतलब इस पेन को लिखने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस पेन को लोग अपना बन या जूड़ा बनाने के लिए फीमेल्स खूब यूज करती हैं। कॉमन एग्जांपल है, सालों से देते हुए आ रही हूं, है ना। अगर हम बात करें यहां पे, तो किसी चीज के डिफरेंट यूज हो सकते हैं। एक रिमोट को आप रिमोट की तरह भी यूज कर रहे हैं, छोटा बच्चा इसको फोन की तरह भी यूज कर लेगा, है ना। तो ये क्या है? डिसेंटर, कि आप डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में किसी चीज को देख पा रहे हैं। सेंट्रेशन का मतलब सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित है। या तो आप किसी चीज की हाइट ही देख रहे हैं या उसका रंग ही देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि उसमें कितना सामान आ जाएगा। तो अगर सेंट्रेशन रहेगा तो कंजर्वेशन नहीं आएगा। जैसे ही डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण की क्षमता आ जाएगी कि एक बॉल को या एक बर्फ पानी बन सकती है और पानी को बर्फ बनाया जा सकता है, तो ये डिसेंटर करने की क्षमता बच्चे में आ गई है, ठीक है ना। चलिए खैर, समझते हैं कुछ और चीजें इसी से संबंधित। तो हमें ध्यान रखना होगा कि कंजर्वेशन की कमी है, इसका मतलब सेंटर्ड है बच्चे का थॉट। सेंट्रेशन क्या है? अच्छा, एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं हम लोग। सेंट्रेशन का मतलब, या इसको हम क्या कह देते हैं? कॉन्सेंट्रेशन या ध्यान लगाना। ये प्रॉब्लम है, ये लिमिटेशन है पियाजे की थियरी में। ये इसको ऐसे मत मान लेना कि ध्यान केंद्रित करना तो बड़ी अच्छी चीज है। एक बार क्वेश्चन आया था, मैं लास्ट में कराऊंगी। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये लिमिटेशन है, सीमा है, प्रॉब्लम है पियाजे की थियरी में। कौन सी स्टेज की? 2 से 7 वर्ष की। प्री ऑपरेशनल बच्चे के लिए ये एक सीमा का रूप में है, यानी जब तक ये चीज नहीं जाएगी बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं होगा। डिसेंटर करना जब तक उसको नहीं आएगा। डिसेंट्रेशन क्या है? एक गुण है, एक क्वालिटी है अगर मैं कहूं तो। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है बात? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या अगर यहां तक है किसी को तो बता दो। अगर सब ठीक है तो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। कोशिश कर सकते हो शशि अपने सिलेबस को देखते हुए। इतनी बात क्लियर है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब कंजर्वेशन में भी कई प्रकार का हो सकती हैं चीजें,
जैसे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कि जब आप क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हो कि जो दो इक्वल ग्लास हैं उनको यदि हम अलग अलग शेप में भी डालें तो भी बात सेम है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ नंबर हो सकता है कि सेम लाइन बनाई हुई है मान लीजिए इतने सारी बॉल्स की, लेकिन इन्हीं को थोड़ा सा फैला करके, अगर मान लीजिए 3 लड्डू हैं आपके पास, मैं इसको ऐसे दिखा देती हूं, 3 लड्डू हैं आपके पास। देखिए ये वाला एग्जांपल किसका था, लैक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का, यानी अभी आपको वॉल्यूम की समझ नहीं हुई है। अगर हम इसको दे दें यहां पर कि ये 3 या 4 5 बॉल्स हैं मान लीजिए, अब इन 5 लड्डू को अगर मैं दूर दूर शिफ्ट कर दूं और एक बड़ी लाइन बन जाएगी, फिर तो बच्चों को क्या लगेगा, यार ये वाली लाइन में ज्यादा लड्डू हैं, है ना। जैसे हमें लगता है कि एक एक के 5 सिक्के ज्यादा हैं, जब हम छोटे होते हैं 2 से 7 वर्ष की उम्र में, एक एक के 5 सिक्के ज्यादा हैं एक 5 रुपए के नोट से। मतलब हमारा लैक ऑफ कंजर्वेशन किस में है, क्वांटिटी में, है ना। हमें लगता है कि दिखने में जो नंबर की अगर हम बात करें तो ये लैक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर है। अगर वॉल्यूम में हो तो आप समझ गए वो दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा क्या हो सकता है, मैटर का भी वॉल्यूम हो सकता है, जो एग्जैक्टली अगर आपसे ये पूछ लिया होता है, ये जो स्नेक वाला क्वेश्चन था, अगर इसको और मुश्किल बनाते तो पूछ सकते थे कि कैसा लैक ऑफ कंजर्वेशन है, तो आपको बताना था ये मैटर का लैक ऑफ कंजर्वेशन है। नंबर का आपने ये देख लिया, वॉल्यूम का आपने देख ही लिया, जब कुछ भी लिक्विड की बात आएगी तो वॉल्यूम की कमी हो गई। नंबर की बात आ रही तो आपने देख लिया नंबर सेम ही है लेकिन फैला करके लिख दिया तो हमें लग रहा है। अब लैक ऑफ मैटर की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 बॉल्स हैं क्ले की, है ना, आटे की बॉल हो सकती हैं। अब यहां पे एक को सांप या थोड़ी लंबाई दे दी गई, कोई शेप, और एक नॉर्मल रह गई, तो लैक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है यहां पे, ठीक है ना। अब लेंथ का और बचता है, तो लेंथ का क्या होता है कि 2 स्टिक हैं बराबर लेंथ की, एक को आगे रख दो एक को पीछे, बच्चों को लगेगा ये वाली बड़ी है। तो ये 4 प्रकार के जो है आपके लैक ऑफ कंजर्वेशन हो सकते हैं, या कंजर्वेशन भी जब बाद में अचीव हो जाएगा 7 से 11 में, तो वॉल्यूम, नंबर, मैटर, लेंथ, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, बिल्कुल ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही है यार, काहे टेंशन लेते हो। देखिएगा, अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को, एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड वेज, यानी कौन सा स्तर है कोहलबर्ग की नैतिक तर्क का, जब लोगों को ये माना जाता है, लोग ये मानते हैं कि भाई सोसाइटी में तरीके से रहा ना जाना चाहिए, गुड वेज में बिहेव किया जाना चाहिए, समाज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे खरा उतरना चाहिए। तो इसको हम कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, जो सेकंड लेवल है। कन्वेंशन का मतलब ये परंपराएं, यानी जो चल रहा है समाज में वो, है ना। तो कन्वेंशनल या कन्फॉर्मिटी, जब आप समाज के नियमों का पालन कर रहे हैं तो ये कन्फॉर्मिटी लिखा हो चाहे, है ना, ये टर्म्स आपको हेल्प करेंगे मुश्किल पेपर में। कन्फॉर्मिटी यानी अनुरूपता होता है, यानी पालन करना कुछ नियमों का। तो कन्वेंशनल लेवल है सेकंड लेवल। और अगर हम यहां पे बात करते प्री ऑपरेशनल की, तो यहां तो बच्चे को पड़ी नहीं है, वो तो बस दंड से बचने के लिए उसको करना है काम। ये गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है कि आपको अच्छा दिखना है समाज में। 3rd स्टेज है, कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस हैं और 3 स्तर हैं, अभी दिखाऊंगी आपको। पोस्ट ऑपरेशनल सबसे हाईएस्ट लेवल है, प्री कन्वेंशनल सबसे लोएस्ट है, प्री ऑपरेशनल कुछ नहीं है, ये प्याजे की स्टेज है, ये इन्होंने भटकाने के लिए दे दिया है, ये तो प्याजे की ही स्टेज है सेकंड, है ना। 3 स्तर हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इसको आप पीसीपी कह सकते हो, अभी अभी ताजा ताजा बनाया है पीसीपी, यानी पोस्ट प्री कन्वेंशनल। प्री का मतलब है पहले, कन्वेंशन से पहले, परंपराओं से पहले, जब आपको समाज की दुनिया की कुछ नहीं पड़ी, आपको अपने पेट में खाना मिल जाए, डांट ना पड़े, इतने सब पड़ी है बस 3 से 7 वर्ष का बच्चा। फिर अगर हम बात करें कन्वेंशंस की, तो ये कन्वेंशन प्री हट गया, सिर्फ कन्वेंशन बचा। यहां पे 7 से 13 वर्ष का बच्चा आई थिंक आ जाएगा, और वो उसको समाज में जो चीजें चल रही हैं बस रूल्स फॉलो करने हैं। पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल वर्ड तीनों में कॉमन है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 स्तर हैं। अब इसको देख करके समझ लेते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि भाई आप समाज की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। अब ये स्टेजेस हैं, कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की क्या दी है, स्टेजेस दी हैं या थियरी दी है। सबसे पहले तो मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, नैतिक विकास, क्या सही है और क्या गलत है। और मॉरल डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है, मॉरल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है आपके सामाजिक विकास से, सोशल डेवलपमेंट से। समाज में ही तो हम सही और गलत कह रहे हैं, जानवरों के लिए तो अलग से रूल नहीं बने हुए कि आपने मॉरली बड़ा गलत किया। किसी कुत्ते को बोला है आपने आज कर जा करके, है ना, डॉग लवर्स दुखी ना हो जाए, है ना। कोई बोलता है अपने पेट को, वो मन में बोल सकता है, बट उसको भी पता है यार वो उसकी दुनिया में नहीं होता है ये कि मॉरलिटी सही गलत फलाना ढिमकाना, वो बाय डिफॉल्ट चलते हैं अपना जो भी इंस्टिंक्ट है ना। तो राइट और रॉन्ग, क्योंकि इंसान तो पता ही है आपको जानवरों से भी बड़ा जानवर है एट टाइम्स, तो उसके लिए राइट और रॉन्ग की जरूरत ज्यादा है, ये कह लीजिए या जैसे आप कहना चाहें।
तो क्या सही है क्या गलत है उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए जिनको मॉरल प्रिंसिपल्स कहा जाता है ना। क्लियर बात है। तो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के चरण, कितनी स्टेजेस हैं भाई? 6 स्टेजेस हैं, टोटल स्टेजेस हैं 6, और जो लेवल्स हैं हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस आती हैं, तो 2 तिया होते हैं 6, यानी 2 3 जा 6। तो अगर हम कहें ये पहला लेवल प्री कन्वेंशनल जिसको हम कहते हैं पूर्व परंपरागत, फिर आता है परंपरागत जिसको कन्वेंशनल कहते हैं, और तीसरा स्तर है पोस्ट कन्वेंशनल जिसको हम उत्तर परंपरागत कहते हैं, यानी परंपराओं से पहले, परंपराओं के दौरान और परंपराओं के बाद। बात ठीक है? अरे भाई पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस सीडीपी में पेपर 1 पेपर 2 कैसा, दोनों की कराए जाएंगे क्वेश्चंस, सिलेबस सेम है। तो अगर हम बात करें यहां पे तो हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, 3 से 7 वर्ष हम मान के चल रहे हैं, इसकी स्टेज भी डिफरेंट होती है अलग अलग बुक्स के अनुसार। मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, प्री कन्वेंशनल लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यानी पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन, दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट या म्यूचुअल इंटरेस्ट जिसमें टिट फॉर टैट की बात करते हैं हम, मैंने तेरे को रबड़ दी, तेरे को मेरे को पेंसिल देनी पड़ेगी, क्योंकि 3 से 7 वर्ष के बच्चे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेच्योरिटी और गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, 3rd स्टेज, फिर 4th, ये कन्वेंशनल स्टेज है 8 से 13 वर्ष। ठीक है, यहां पे हम एक्सटर्नल जो सोसाइटी में चल रहा होता है सोशल अप्रूवल के लिए चीजें करते हैं, क्योंकि ये लेवल ही है परंपरागत यानी कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में आप ये देखते हैं कि समाज में नियमों को बदला जा सकता है और आप लड़ सकते हैं अगर कोई चीज आपको ह्यूमन लेवल पे गलत लग रही हो तो। ठीक है ना, तो ये टोटल 6 स्टेजेस हैं, 3 स्तर है, 6 आपकी स्टेजेस हैं और 3 आपके लेवल्स हैं। चलिए आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बना रहे हैं तो शुरुआत में टाइम लेंगे। ठीक है ना, देखिएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5, चाइल्ड्स इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड, यानी किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने में असमर्थता बच्चे की क्या कहलाएगी। यानी पापा को आज ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी है, बच्चे को पड़ी नहीं है इस बात की, उसको ये नहीं समझ में आ पाएगा, उसको समझ में आएगा मैंने कहा था खिलौना नहीं लेके आए, क्यों नहीं लेके आए, अब वो रोएगा लेट लेट के, है ना। आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं पता नहीं, बट आप बाजार गए तो बच्चा लेट लेट के रो सकता है, वहां सबके सामने जिद कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा उस समय पे, वो उतना बड़ा ही नहीं है अभी, या उस लेवल पे उसका संज्ञान विकसित ही नहीं हुआ, उसकी थिंकिंग अभी उस लेवल पे डेवलप ही नहीं हुई, है ना। इसलिए तो हम बच्चा कहते हैं। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था याद आ रही है, जहां पे दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने में दिक्कत होगी। कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है ये? प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है ना, किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने में बच्चे की असमर्थता क्या कहलाएगी। ऑब्जेक्ट परमानेंस अलग चीज है, अभी इस पे आएंगे। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग अलग चीज है, अभी बताया था कि 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ जोड़ देना। ठीक है ना, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग कहलाएगी या सेंट्रेशन कहलाएगा, बताइएगा। किसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने में बच्चे की असमर्थता क्या कहलाएगी। सब अलग अलग जवाब इसमें देने में लगे हुए हैं। इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन्स व्यू पॉइंट इज कॉल्ड, भाई ये सेंट्रेशन कहलाएगी, है ना, ये ईगोसेंट्रिक थिंकिंग नहीं कहलाएगी, यहाँ पे ये सेंट्रेशन कहलाएगी। क्योंकि अब ये मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा इन्होंने ऑफिशियल आंसर क्या दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, ये मेरे को मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरे अनुसार यहाँ पे आंसर जो है आपका, ये कल हम इसको एक और बार डिस्कस कर लेंगे, मेरे अनुसार आंसर जो है इसका वो सेंट्रेशन बनना चाहिए, क्योंकि सेंट्रेशन की वजह से ही ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। पॉइंट ऑफ व्यू को तो सेंट्रेशन ही कहेंगे ना, कि बच्चे का ध्यान सिर्फ एक ही सिचुएशन पे केंद्रित है, वो दूसरी तरफ से समझ ही नहीं पा रहा। ये अहम केंद्रित चिंतन इसी से आएगा कि वो सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक है ना, तो खैर इसको स्टार मार्क कर लेना, बट मुझे लगता है 90% जो है जवाब इन्होंने सेंट्रेशन ही दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है ना। क्योंकि सेंट्रेशन की वजह से ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है, सेंट्रेशन की वजह से आपका कंजर्वेशन की कमी है, ये सारी चीजें सेंट्रेशन है इसकी जड़। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग इसको कह सकते हैं आप कि ईगोसेंट्रिज्म है एक तरह से, कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा। ठीक है ना, तो इस पर चर्चा एक और बार कर लेंगे, लेकिन इसका आंसर सेंट्रेशन होगा एज फार एज माई नॉलेज गोज एट दिस मोमेंट। अगर हम बात करें, इसका एक बहुत ही प्यारा सा ईगोसेंट्रिज्म पे ना एक एक्सपेरिमेंट है जिसको 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, पियाजे का, है ना। इसको 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये ईगोसेंट्रिक थिंकिंग को समझने के लिए, या सेंट्रेशन क्यों होता है बच्चे में, कैसे वो सेंटर्ड है ना, उसकी थिंकिंग कैसे एक ही पक्ष पे सेंटर्ड है, कि वो किसी सिचुएशन के एक ही पक्ष को देख पा रहा है, दूसरे पक्ष को नहीं देख पा रहा। जैसे ये दिख नहीं पा रहा होगा, मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ, है ना, एक और इमेज है जो थोड़ी क्लियर होगी, बट ये ओरिजिनल एग्जाम्पल था उस तरह का। पियाजे का 3 माउंटेन
टास्क है जो महत्वपूर्ण है सेंट्रेशन को, डिसेंट्रेशन को, कंजर्वेशन को समझने के लिए, स्पेशली ईगोसेंट्रिक थिंकिंग और सेंट्रेशन को। यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा है जिसको 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा है, इसको लिया गया, बिठाया गया एक टेबल के इस तरफ, 3 माउंटेन्स बनाए गए या रखे गए बीच में। एक माउंटेन है जिसपे स्नो है ऊपर यानी बर्फ है, दूसरा माउंटेन है जिसपे कोई और शेप है या रेड क्रॉस लगाया हुआ है, वो जो यार मैं कहीं गलत ना लगा दूं, मेरे को याद नहीं है, जो क्रिश्चियंस लगाते हैं ना आई थिंक, तो उस तरह का रेड क्रॉस है। तीसरा माउंटेन है जिसपे कोई घर की कुछ शेप बनाई हुई है मान लीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम देखें और इस तरफ एक डॉल बिठाई गई है, डॉल समझते हैं गुड़िया जिससे बच्चा खेलता है ना, इस तरफ एक डॉल बिठाई गई है, ठीक। अब ये जो डॉल है, अब हुआ क्या, अलग अलग पर्सपेक्टिव से जब बच्चे से पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उसने बता दिया। अब कुछ 10-12 फोटोज क्लिक किए गए और बाद में पूछा गया इस बच्चे से, 2 से 7 वर्ष के बच्चे से, इसका नाम रख लेते हैं वर्षा, है ना, क्या नाम रख लेते हैं, वर्षा। वर्षा से पूछा गया कि अब इन 10 फोटोज को देख के बताओ कि तुम्हारी डॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा व्यू आ रहा होगा इस माउंटेन की तरफ। तो बच्चा वही बता पाया जो उसको दिख रहा था, यानी वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख के समझ पा रहा कि डॉल को वहां से कैसा दिखाई दे रहा होगा, जबकि यहां का एंगल अलग होगा और यहां से जहां डॉल बैठी है वहां से अलग व्यू होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो ये सेंट्रेशन है कि बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देख पाता है ना, उसका ध्यान सेंटर्ड है एक ही पक्ष पे किसी सिचुएशन के। खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको जो इसका सही आंसर होगा वो उसमें पीडीएफ में भी मार्क कर देंगे, बट मेरे हिसाब से 90% जो है, क्योंकि बन सकता है दोनों ही आंसर, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर सेंट्रेशन होना चाहिए, फिर भी मैं चेक कर लूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन विच एन इंडिविजुअल जजेस मॉरलिटी इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। अमूर्त सिद्धांतों के संदर्भ में नैतिकता का मूल्यांकन करता है व्यक्ति किस लेवल पे। पहला ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल। यहां तो अमूर्तता दूर दूर तक नहीं है, 3 से 7 वर्ष के बच्चे में तो प्याजे से भी आपने पढ़ा है कि लॉजिक है नहीं, कॉन्क्रीट लॉजिक भी नहीं है, अमूर्त तो कहां से होगा। अमूर्त है जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पा रहे हैं, हायर लेवल थिंकिंग है ये। कन्वेंशनल, कन्वेंशन में भी वो बस सोसाइटी के हिसाब से देखता है जो चीजें कॉन्क्रीट हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है जहां पे एक व्यक्ति एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स पे, यानी अगर किसी ने नहीं भी किया तब भी वो हक के लिए लड़ जाएगा, है ना। जिसमें महात्मा गांधी से लेके नेल्सन मंडेला से लेके भाई दास प्रथा, सती प्रथा, ये सब खत्म ही नहीं होते अगर समाज के अनुसार ही चलते रहते तो कुछ लोग निकल करके आते हैं, हर कोई यहां नहीं पहुंच सकता। कोहलबर्ग ने कहा है कि जो दुनिया के लिए भी खड़े हो जाते हैं अगर उन्हें लगता है कोई चीज गलत है तो, चाहे उन्हें सबसे लड़ना पड़े, ठीक है। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे ही एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, अमूर्त मुद्दे जो है ये सिद्धांत निकल करके आते हैं, ठीक है। बात कोई दिक्कत परेशानी। अभी अगर फॉर एग्जांपल अभी जो यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है शायद आपने देखी होगी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो संदीप माहेश्वरी हैं सर, उनका जो व्यू पॉइंट है वो अभी तक तो चीजें जैसी चल रही हैं वो साफ साफ यही दिख रहा है कि भाई आप एक, ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की मॉरलिटी हो गई कि आप बड़े ज्यादा लोगों के फायदे के लिए खड़े हो जाते हैं अगेंस्ट जो चीजें नॉर्म से बाहर हैं उसके लिए भी, है ना। खैर इस पर चर्चा ज्यादा डीप नहीं करेंगे। बोथ कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, यानी पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक दोनों नहीं, दोनों में नहीं होता भाई। जो कन्वेंशनल लेवल पे है अगर कोई व्यक्ति होता जिसको लग रहा है यार जो चल रहा है चलने दो ना समाज में, मुझे क्या जरूरत है खड़े होने की, क्यों मैं फालतू में पंगे लूं, मैं क्यों दुश्मनी में मोल लूं किसी से। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे व्यक्ति समाज की भलाई के लिए खड़ा हो सकता है, खुद को खतरे में डाल के भी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ध्यान से मैच कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है बट मैच करने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चंस में हमको समस्या होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट्स हैं प्याजे के एक तरफ, और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है, आपको पहचान के मैच करना है चीजों को। बताइए फटाफट से बताइए किसकी, कौन से लेवल की। अगर हम बात कर रहे हैं यहां स्कीमा की, सबसे पहले स्कीमा उठाते हैं। सिंपल तरीका क्या है हमारा, पहले हम एक उठाएंगे और हमें पता होगा तो मैच कर देंगे। स्कीमा हमने लिया, स्कीमा हम सबको पता है मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आप पूरे ब्रेन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन। अब ये तो हमें पता है जब हमें मॉडिफाई करना पड़े मेंटल स्ट्रक्चर को तो इसको तो हम एकोमोडेशन कहते हैं, यानी फर्स्ट का तो सी हो गया। अब सीधा आप ऑप्शंस में जाओ और देखो सी का फर्स्ट कहां कहां है, यहां दोनों जगह है, इसका मतलब बाकी के 2 ऑप्शन तो हट गए, टाइम बच गया आपका। अब आप सेकंड और थर्ड में से कुछ चूज करेंगे। अब आपको वेरीफाई करना है स्कीमा एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ थॉट, स्कीमा कहलाता है, आपको पता है ये बात, है ना। तो ये क्या है, बी ऑप्शन किसके लिए, ए का बी होगा। ए का बी कहां है, ए का बी सिर्फ ए का बी,
ए का बी सिर्फ यहां पे है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये पहले वाला हट गया। कितना आसान तरीका, सिर्फ 2 चीजें चेक की, आंसर आ गया। दिखने में इतना बड़ा था क्वेश्चन, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। एसिमिलेशन होता है कुछ ऐड करना अपने ब्रेन में, जैसे अचीविंग कॉग्निटिव बैलेंस थ्रू एडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट, ये इक्विलिब्रियम कहलाता है, संतुलन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। और एग्जिस्टिंग स्कीम्स में कुछ नया फिट करना, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स। इसको कई लोग ये मान लेते हैं अरे फिट कर रहे हैं मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, नहीं, फिट मतलब ऐड कर लिया आपने, दिमाग में जो डेटा था उसमें और ऐड कर लिया एक। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें यहां तो ये कहता है विच अप्रोच इज इनएप्रोप्रिएट। ध्यान से पढ़ेगा, इनएप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट नहीं लिखा, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज के अनुसार। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, पियाजे हैं, आपका पूरा एनसीएफ कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। वाइगॉस्की हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जेरोम ब्रूनर। ये 3 लोग महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के अनुसार। ब्रूनर, ठीक है ना। रचनावादी विचारों के लिए कौन सा दृष्टिकोण अनुपयुक्त है, यानी उपयुक्त नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है, यानी नॉट सही, नॉट करेक्ट एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट पीपल। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट कौन है, रचनावादी वो लोग जो ज्ञान के सृजन पे फोकस करें, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करें, जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट से दूर रहें, ठीक। तो डिस्कवरिंग समथिंग फ्रॉम एम्पेरिकल एंगेजमेंट, बच्चा यहां एक्टिव है कि अपने अनुभवजन्य कार्य से कुछ खोजना, यानी बच्चा एक्टिव है तो ये बात तो कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ जाएगी और हमें नेगेटिव चाहिए, जो गलत हो वो ढूंढना है। कोऑपरेशन इन ग्रुप लर्निंग, बच्चा यहां भी एक्टिव है। प्रोवोकिंग टू एक्नॉलेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फिनोमिनन, यानी एक वस्तुनिष्ठ घटना के कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप कई सारे पक्ष देख रहे हैं कि भाई अगर हम देखें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिविटी है किसी चीज में तो उसके भी कई पक्ष हो सकते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो उसके भी बहुत सारे रीजन आप देख सकते हैं कि क्या रीजन है, क्या होता है। तो ये क्या है, ये भी बात सही है, बच्चा यहां भी एक्टिव है। लेकिन मेमोराइजिंग आ सिंगुलर इंटरप्रिटेशन, एक ही व्याख्या को आपने रट लिया है। मेमोराइज करना, रिकॉल करना, ये इतने नेगेटिव वर्ड हो जाते हैं जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें या ओवरऑल सीटेट की भी बात करें। रट्टे लगा रहे हैं आप, रटंत विद्या, रोट लर्निंग है ये, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 बार गा रहे हैं, 10 बार लिख रहे हैं कॉपी में। ये खराब तरीका है, बेशक हमने पढ़ा हो स्कूल में, लेकिन ये याद करना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इसको पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज कहते हैं, यानी आप निष्क्रिय कर रहे हैं बच्चे को, बच्चा एक्टिव नहीं है, एक्टिविटी करके नहीं सीख रहा, रट्टे लगा रहा है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये डी ही गलत है, बाकी तीनों सही है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। बात सही है या नहीं है बताओ एक बार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दर्द समस्या यहां तक हो तो बताओ। चलो बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है 7 को समझा दो, लास्ट में समझाऊंगी। अब अगर बिल्कुल बेसिक सी बात थी यार, वो तो लो 1 मिनट में समझा भी देती हूँ, लास्ट में समझाऊंगी। बहुत आसान तो था। स्कीमा क्या, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, लास्ट में समझाऊंगी सारे क्वेश्चन करा के, डोंट वरी, जिनको नहीं आया समझ। कैरल ग्लिगन हैज क्रिटिक्ड कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इस बार भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो कैरल ग्लिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। कैरल ग्लिगन यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत की आलोचना पे लगभग बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर बार तो नहीं कहूंगी बट बहुत बार क्वेश्चन आता है। खाना बनाते हुए देख रही हूँ प्रियंका कह रही है, बहुत बढ़िया जी, आपका ये संघर्ष एक दिन मजा दिला के रहेगा आपको, मतलब इसका फल मिलेगा, मेरे कहने का मतलब ये। देखिएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन 84% लोग, और जितने भी लोग हैं बाकी। देखिए कैरल ग्लिगन एक महिला हैं, अभी भी हैं, कोहलबर्ग की स्टूडेंट थी। इनको उनकी थियरी में दिक्कतें नजर आई कि इन्होंने सारा कुछ जो है मेल पर्सपेक्टिव से बना दिया। कि वो कौन सी मूवी है अभी जो आई थी, क्या नाम है उसका, एनिमल। तो वो भाई साहब कहते हैं उसमें, जो उसके एक्टर हैं मेन प्रोटैगनिस्ट, क्या कहेंगे, हीरो ही कह लीजिए, आप तो नॉर्मल बातों को छोड़ते हैं, नारीवादी दृष्टिकोण से। तो वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये मैंस वर्ल्ड है ना। तो क्या बाकी लोगों को, जानवरों को भी हटा दें, महिलाओं को भी हटा दें, आधी आबादी को साइड ही कर दें, फिर है क्या करें। तो ये वैसी सी ही बात इन्होंने, कैरल ग्लिगन ने कही कि आपने सारे सैंपल्स मॉरल रीजनिंग की थियरी बनाते समय, मॉरल डेवलपमेंट नैतिक विकास की थियरी बनाते समय कोहलबर्ग जी, आपने सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव को ही शामिल किया। सारे सैंपल मेल थे आपकी थियरी बनाते समय, फीमेल पर्सपेक्टिव को शामिल ही नहीं किया, महिलाओं को शामिल ही नहीं किया, है ना। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी एक नारीवादी दृष्टिकोण से। ये इंटरनेट ने बड़ा अजीब सा वर्ड बना दिया, फेमिनिज्म मतलब कुछ तो पता नहीं अगेंस्ट है पुरुषों के। वो बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो इस तरह की बात नहीं करते, उसको सूडो फेमिनिज्म कहते हैं। खैर, फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव यानी नारीवादी दृष्टिकोण से, कि नारियों का जो पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य है, उसको आपने उस दृष्टिकोण को शामिल ही नहीं किया कि वो ज्यादा केयरिंग होती हैं या फिर और भी चीजें इसमें, ठीक। तो इसको फेमिनिस्टिक एस्पेक्ट में बहुत क्रिटिसाइज किया गया थियरी को,
जो कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है। ये बेसिक बात हमें ध्यान रखनी है। उन्होंने और 2-3 चीजें इसमें ली थी, इसके लिए आप एक बार देख लेना, मैंने कोहलबर्ग की थियरी पूरी कराई हुई है यूट्यूब पे भी। फॉर यूजिंग केस स्टडी एज द रिसर्च मेथड, ये सब पे इनको क्रिटिसाइज नहीं किया गया, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें हम बाकियों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंपल सा या तो इसका जवाब आपको पता है या तो नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7-8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस मॉरल डिसीजन? यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्ष के बच्चों के नैतिक निर्णय का प्राथमिक आधार क्या है? बताइए फटाफट से। यानी 7 से 8 वर्ष का बच्चा, अब ये फर्स्ट स्टेज के अंत में ही होगा ये वाला बच्चा, है ना? अगर हम समझना चाहें तो लॉरेंस कोहलबर्ग 7 से 8 वर्ष का बच्चा प्राइमरी बेसिस पे किस चीज को चूज करेगा मॉरल डिसीजन लेते हुए, यानी नैतिक निर्णय लेते हुए 7 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए सही और गलत क्या होगा, इस बेसिस पे निर्धारित करेगा। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, ये तो भैया चौथी स्टेज है, यहाँ पे उसको कोई अभी तो पहुंचा ही नहीं है वो 7-8 साल का बच्चा, यहाँ तो 8 से 14, 7 से 13 के बाद वाले बच्चे आएंगे, ये तो सेकेंड लेवल है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, अगेन पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, हाँ ये उसका मेन मुद्दा है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल और हाई लेवल हो गया सजा और आज्ञाकारिता या दंड एवं आज्ञाकारिता, यानी दंड से बचने के लिए पनिशमेंट मिलेगी, यदि होमवर्क नहीं किया मम्मी मारेंगी या डांट पड़ेगी या मेरे से टीवी नहीं देखने दिया जाएगा, तो इसलिए वो होमवर्क करेगा, होमवर्क में इंटरेस्ट नहीं है, उस डांट से बचने के लिए कोई काम कर रहा है। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस फर्स्ट स्टेज है ये, और 7 से 8 वर्ष का बच्चा यहीं आएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत, ये यहाँ आप देख भी सकते हैं 3 से 7, फिर 8 से 13 में कन्वेंशनल पे चले जाएंगे हम, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाफट से, क्या पूछा है भाई पियाजे ने? सीरिएशन इन जीन पियाजेस थियरी रेफर्स टू, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्रमबद्धता का क्या मतलब है? तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने, द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ, यानी वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर व्यवस्थित करने की क्षमता, उदाहरण के लिए लंबाई के आधार पे, यानी आप चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं, वस्तुओं को व्यवस्थित कर रहे हैं किसके बेसिस पे? हाइट के बेसिस पे। तो मैंने कहा भाई ये सबसे छोटा पेन है मेरे पास, फिर बच्चे को आपने कहा ये इससे बड़ा है, फिर इसके बाद ये इससे बड़ा हाइट है ना, फिर इसकी लेंथ जो है इससे ज्यादा है, तो छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना वो सीख जाता है चीजों को, है ना? तो अगर हम कहें तो यही तो सीरिएशन है। सीरिएशन कब आता है? सीरिएशन कब आएगा पियाजे की थियरी में, बताएगा कोई? सीसीएस सिंपल फंडा आपको याद कराया हुआ है, जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूं। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, ये भी इसी स्टेज में आता है। कौन सी स्टेज अभी बताएंगे। और क्या आएगा भाई? क्लासिफिकेशन, चीजों को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या करना? विभाजित करना। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि घर वाली प्रॉपर्टी आपको विरासत में जो मिली है, प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये ट्राइंगल है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, ये है मतलब स्क्वायर है, कोई और चीज कुछ और होगी, है ना, रेक्टेंगुलर बना देते हैं। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं, रंग के आधार पे, शेप के आधार पे, साइज के आधार पे, वॉल्यूम के आधार पे विभाजित कर पाए बच्चा। और तीसरी चीज है सीरिएशन। सीरिएशन यानी क्रमबद्धता, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको हम क्या कहते थे, आरोही अवरोही क्रम में लगाना सीख जाए बच्चा। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, घटते क्रम में, भाई 1 से 100 तक भी गिनती आती हो, 100 से वापस उल्टी गिनती भी गिन ले, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीख जाए, चाहे अब वो हाइट के हिसाब से हो, लेंथ के हिसाब से हो, बढ़ते क्रम में हो, ये सीरिएशन कहलाता है। ये तीनों चीजें सीसीएस, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है, ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। सीसीएस, सी से ही शुरू होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। 7 से 11 वर्ष में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये क्षमताएं आ जाती हैं तीनों ही। ये पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो इस स्टेज में आती हैं, लिमिटेशन नहीं है ना। पियाजे की थियरी पढ़ते समय ये भी पता होना चाहिए कौन सी चीज लिमिटेशन है, यानी कौन सी चीज रुकावट है और कौन सी चीज बेहतरी के लिए है। ठीक है जी, बात सही है जानवी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद अंजलि। देखिएगा, चलो भाई आ जाओ। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे तो सीरिएशन का सिंपल मतलब हो सकता है भाई ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, फिर इसकी हाइट इससे बड़ी, फिर ऐसे ही करते करते हम क्या कर रहे हैं, हाइट के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे भी हो सकता है। बट ये सिंपल आरोही और अवरोही क्रम तक ही याद रखिएगा, क्योंकि वो कंजर्वेशन में चला जाएगा, फिर वॉल्यूम के आधार पे हो जाएगा अगर हम वेट और वो सब जाएंगे तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। और सीरिएशन कब आ रहा है? 7 से 11 में। द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, कि अगर लेंथ के हिसाब से दे दिया तो लेंथ के हिसाब से, कलर के हिसाब से दे दिया तो कलर के हिसाब से लगा लेगा बच्चा। ठीक है ना, तो ये बेसिक बात हो गई। अगर कई चीजों के साथ एक साथ लगा पाए, कई चीजों के आधार पर कलर भी देख रहा है, लेंथ भी देख रहा है, तो वो क्लासिफिकेशन में चला जाएगा। द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, इसको कहते हैं डिसेंट्रेशन एक तरह से। ठीक है,
आर नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग? नहीं, ये सब बातें पूछी नहीं जा रही ना, हमसे सीरियशन पूछा जा रहा है. द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, और ये सब, ये भी सीरियशन का मतलब नहीं है, यहाँ पे आप डिसेंटर कर पाएंगे, ये आपकी स्पेशल एबिलिटी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई? द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस. ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आज तक रिपीट हुआ है. ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसको हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं, वस्तु का स्थायी हो जाना, ऑब्जेक्ट का परमानेंट हो जाना. चीजों को तोड़ के देखना है तो आसानी से समझ में आ जाएंगे. इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. यानी वस्तु स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में आ जाती है? पहला ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल. देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका सेंसरी मोटर की ही विशेषता है, जन्म से 2 वर्ष, जिसको हम इंद्रिय गामक या संवेदी परक अवस्था कहते हैं, है ना. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. कई बार इसका अचीवमेंट होते होते प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, बट दैट डजंट मीन के जो है ये प्री ऑपरेशनल का कैरेक्टरिस्टिक है. मजबूरी में कहीं आपको ऑप्शन ही ना बचे, या ऑप्शन इस तरह से दिए हों कि आपको जन्म से 2 वर्ष का चुनाव करने का मौका ही ना मिले, तब आप प्री ऑपरेशनल की तरफ जा सकते हैं. अदरवाइज प्री ऑपरेशनल इसका कोई सही जवाब नहीं है. ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है. अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्री ऑपरेशनल इसका सही उत्तर नहीं हो सकता, संभावना ही नहीं है ना. क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वस्तु स्थायित्व यहां आके खत्म हो गया, ठीक है, और बेहतर तरीके से आ सकते, लेकिन अचीवमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिस स्टेज की विशेषता है, वो इसी की है, जन्म से 2 वर्ष की. 2 से 7 में हम विशेषता इसकी क्या कहते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग है. और भी चीजें हैं इसमें जो आ जाती हैं. ट्रांसडक्टिव थॉट है, हालांकि वो लिमिटेशन ज्यादा है. फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15, ठीक है, 11 से 15. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जब भी आए, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. ये पेन अगर छिपा के रख दिया तो बच्चे को याद नहीं आएगा, लेकिन जब वो रोने लगे कि यार मेरा खिलौना लेकर के आओ, वो भूलता नहीं है फिर. इसका मतलब अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं है, ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया दिमाग में. अब वो सामने नहीं है, तब भी आपने छिपा के रख दिया, तब भी बच्चा मांगेगा अपने खिलौना, या जिस भी व्यक्ति के लिए भी रो सकता है ना. चलिए, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. तो ऑब्जेक्ट परमानेंस के केस में आपको सेंसरी मोटर मार्क करना है. क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा. असर्शन और रीजनिंग आपका फेवरेट टाइप, जिससे कई लोगों को डर लगता है. इसमें पहले हम असर्शन चेक करते हैं, फिर रीजनिंग, और फिर दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं. जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण में भिन्न है. यानी लैंग्वेज को लेके वाइगोस्की कहते हैं ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन बीइंग का अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए. वहीं पियाजे कह रहे हैं कि भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज जा रही है. मतलब ऐसा नहीं है कि पियाजे ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट वो ये कह रहे हैं संज्ञान के डेवलप होने से लैंग्वेज है. तो 2 अलग बातें हैं, है ना. तो यहां पे ये बात तो ट्रू है कि दोनों भिन्न है अपनी बातों को लेकर के लैंग्वेज के केस में. इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डेराइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स. यानी बच्चे एक्टिव होते हैं खोज अधिगम में, और शिक्षक अवसर प्रदान करता है, बच्चे खोज करते हैं. ये बात भी सही है, लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ नहीं जा रही, है ना. ये रीजन इस कथन के लिए सही नहीं है. तो ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए है. ठीक है जी, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 पर. देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस. ध्यान से पढ़िएगा, क्वालिटेटिवली. अभी इस पे हम चर्चा करेंगे, जब मुश्किल क्वेश्चन आएगा ना, सारे रट्टे रखे रह जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझना है चीजों को. ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि वाइगोस्की से 4 क्वेश्चन है इस बार, पियाजे से 3 क्वेश्चन है एक ही सेट में. और अगर हम चॉम्स्की तो इस बार उन्होंने नहीं पूछा, बट हमें करके तो जाना पड़ेगा, तो चॉम्स्की भी हम समझेंगे, स्किनर भी हम समझेंगे, है ना. देखिएगा एक बार, तो अगर हम देखें यहां पर, तो क्वालिटेटिवली डिफरेंट कहा है, यानी गुणात्मक रूप से भिन्न. इन्होंने क्वांटिटेटिवली डिफरेंट नहीं कहा. क्वांटिटेटिवली क्या होता है? मात्रात्मक रूप से भिन्न. मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं है, एज तो सेम है सबके लिए, क्वांटिटी सेम है. तो क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस माइंड्स आर मिनिएचर अडल्ट माइंड्स. यानी बच्चे जो हैं वो लघु वयस्क हैं, यानी आपका छोटा रूप है. ये कहना एकदम गलत होगा. लिटिल साइंटिस्ट हैं बच्चे, नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो अपनी खोज खुद कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं आपका छोटा रूप हो गए, वो आपकी फोटोकॉपी नहीं है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्तिगत आइडेंटिटी रखते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उनकी. वेरी वास्टली अक्रॉस द वेरियस कल्चर्स इन द वर्ल्ड. यानी कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में बहुत भिन्नता है, ये कहती है उनकी जो थियोरी है. नहीं कहती है. क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के सारी संस्कृतियों के लिए सेम स्टेजेस दी हुई हैं, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, इंडिया का बच्चा हो, स्विट्जरलैंड का बच्चा हो, जहां से पियाजे थे, सभी के लिए 4 ही स्टेजेस हैं. SPCF सेंसरी मोटर स्टेज सब पे लागू होती है. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कल्चर के अनुसार जो है ये बदल जाएंगी स्टेजेस. आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड्स ऑफ द चिल्ड्रन.
तो ये बात जो है यहां पे हम कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड पे भी निर्भर है। हाँ, ये बात भी कुछ हद तक सही है। रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न्स आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड्स ऑफ द चिल्ड्रन। सिर्फ जेनेटिक कोड पे नहीं है, जेनेटिक कोड को महत्व दिया है, लेकिन ये नहीं कहा कि सिर्फ जेनेटिक कोड। एक्टिविटी को भी तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है कि बच्चे जो है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ यही कह दिया। तो क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस जो है 4, वो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। पूरी दुनिया में ये जो पैटर्न है विकास का वो सार्वभौमिक है, चाहे वो अफगानिस्तान का बच्चा हो, कजाकिस्तान का बच्चा हो, अमेरिका का बच्चा हो, यूरोप का बच्चा हो, स्विट्जरलैंड का बच्चा हो, यूरोप तो वहीं आ जाएगा, भारत का बच्चा हो, सारे दुनिया के बच्चे इन्हीं 4 स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं। ये बात प्याजे ने कही है। इससे कल्चर से ये इनकी क्रिटिकल आलोचना भी है, क्रिटिक भी है इनका, कि प्याजे ने ये कह दिया कि संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता उतना, जबकि पड़ता है। अच्छा, एक और बात प्याजे ने कहा है कि बच्चों की सोच क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है ना। ध्यान रखेंगे, क्वालिटेटिवली यानी गुणात्मक रूप से, गुणवत्ता अलग है उनके सोचने की, गुणात्मक रूप से डिफरेंट है ना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। गुणात्मक रूप से डिफरेंट है, जो चिंतन है बच्चों का डिफरेंट है। किस तरफ से? क्वालिटेटिवली, यानी क्वालिटी में अंतर है बड़ों और छोटों की। वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं बच्चे, हम दूसरे तरीके से, लेकिन सोचते दोनों हैं। क्वांटिटी में अंतर नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चे के दिमाग में थॉट नहीं आ रहे और आपके दिमाग में ही आते हैं ज्यादा थॉट्स, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा। मात्रा में अंतर नहीं है, सोचता बच्चा भी है, सोचते आप भी हैं। 4 थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं, उसके भी दिमाग में आ रहे हैं। तो मात्रात्मक अंतर नहीं है, यानी अमाउंट में अंतर नहीं है। किसमें अंतर है? काइंड में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और अभी हम कह रहे थे दिल्ली में सर्दी आ गई है, बट हमें लग गई है गर्मी, क्योंकि यहाँ लाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं स्टूडियो में, और ये इतने मोटे कपड़े आज हमने पहने हुए हैं। चलिए खैर समझते हैं। टाइप में डिफरेंट है, अमाउंट सेम है। काइंड में डिफरेंट है, अमाउंट सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। अच्छा, लेव वाइगोस्की का भी एक क्वेश्चन हमने डाल दिया बीच में। लेव वाइगोस्की बिलीव दैट डेवलपमेंट इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। नहीं, वाइगोस्की तो बल्कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखते, हेरिडिटी को ध्यान में नहीं रखते। ये उनकी आलोचना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, कभी आपको लगे ऐसे ही मैं आपको सुरीली संगीत में ऐसे ही कहानियां सुना रही हूं। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को, जैविक पर्सपेक्टिव को, जेनेटिक कोडिंग को वाइगोस्की ने इग्नोर किया है अपनी थियोरी में। ये उनकी आलोचना है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। इज डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर, जबकि प्याजे कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है, उन्होंने स्टेज में तोड़ दिया है डेवलपमेंट को। वहीं वाइगोस्की तो कॉन्टिन्यूअस बताते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा विकास को। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन, मैचुरेशन की बात प्याजे करते हैं, जो हेरिडिटी से होता है मैचुरेशन। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, यही बात हमने पहले क्वेश्चन में भी की थी। सामाजिक संपर्क से जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। और एक क्वेश्चन है आपके पास प्याजे को लेकर के ही, देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, कुछ क्वालिटीज हैं हर स्टेज की, कुछ लिमिटेशन है। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक सीमा है? सचिन और सीमा वाली सीमा नहीं है, ये प्रॉपर लिमिटेशन है, ये है ना, यानी रुकावट है। ठीक है ना। तो इट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी यह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में नहीं रखता है। ऐसा नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा प्याजे ने कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा, है ना। इट ओवर एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा भाषा पे ही पूरा फोकस कर दिया हो, ये कहना भी गलत होगा। ये कोई लिमिटेशन नहीं है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाई बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जेनेटिक्स, मैच्योरिटी, इन सब पे तो ध्यान दिया है प्याजे ने, है ना। डी ऑप्शन क्या है? इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी यह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। मतलब क्या हुआ भाई इसका? संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के, यानी उतना ज्यादा महत्व इन्होंने सामाजिक कारकों को नहीं दिया है जितना वाइगोस्की ने दिया है। ये इनकी लिमिटेशन है, ये इनकी सीमा है। और इतने खराब एग्जांपल्स आ रहे हैं, देखो एक बार तो ये क्या है, लिमिटेशन है इस थियरी की कि सोशल फैक्टर्स को उतना महत्व नहीं दिया जितना वाइगोस्की ने दिया है कि बच्चा समाज से बहुत कुछ सीखेगा, बाकी तीनों को दिया है। तो ये इसमें ना सिंपली आप याद रख सकते हो कि अगर वाइगोस्की की लिमिटेशन कहें तो उन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को कम आंका, और प्याजे की लिमिटेशन कहें तो उन्होंने सोशोलॉजिकल फैक्टर्स को कम आंका।
चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब ये अगेन आपका अरेंज करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, वैसे आसान है ना, बस आपको आदत पड़ जाए इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस डालने जरूरी हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज रिकमेंडेड बाय पियाजे। पियाजे के अनुसार आपको अरेंज करनी है ये स्टेजेस के सीक्वेंस में। तो आपको सिंपल पता है सीक्वेंस में लगाने के लिए SPCF आपको देख लेना है इंग्लिश की तरफ, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी। सेंसरी मोटर, हाँ ये फर्स्ट स्टेज, तो ए ऑप्शन तो पहला ही ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इन्होंने 3 जगह पे दे दिया, तो आपको अगले वाला भी चेक करना पड़ेगा। एक ऑप्शन हट जाता है क्योंकि यहाँ पे बी दिया हुआ है शुरुआत में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नहीं, पी चाहिए हमको, प्री ऑपरेशनल सेकंड पे आएगा। अब पी कहाँ है? सी ऑप्शन सेकंड पे यही है। फिर आएगा सी, SPCF है ना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तो ये थर्ड पे आएगा। सी उल्टा कैसे कर दिया उन्होंने, कौन से बातें हैं ये। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, दोबारा से मैच करते हैं। सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं, SPCF हमको पता ही है, SPCF, ठीक है जी। सेंसरी मोटर पहली स्टेज होती है S, ठीक है। P ये हो गई हमारी सेकंड स्टेज, C ये थर्ड स्टेज, F हो गई 4, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट को, यानी A तो 3 जगह पे है, B वाला ऑप्शन तो चलो हट गया, ठीक। फिर इसके बाद सेकंड पे आएगा C, सेकंड पे C आपका यहीं पे है। फिर थर्ड पे आएगा आपका A, क्यों दिया हुआ है ये मैं नहीं समझ पा रही उन्होंने क्या किया, ये BCA क्यों किया है इन्होंने, B तो पहले आ ही नहीं सकता। एक बार फिर से चेक करते हैं, पहले आएगा A तो ठीक है कई जगह पे है। फिर आएगा C, A के बाद C, यहाँ पे भी है, ठीक है, और यहाँ पे भी है, ये ऑप्शन हट जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद आपका आएगा थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी B आएगा, तो B यहाँ पे है थर्ड। तो ये मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है कि आप थोड़ा सा भटकें, ABCD में खो जाएं, आपका समय व्यर्थ हो, नहीं तो ये आसान सवाल है। आपको सिंपली इसमें ये भी कर सकते हो कि A के सामने लिख लो आप, जैसे यहाँ पे सेंसरी मोटर है तो ये 1 2 3 करने की जगह आप सिंपल लिख लो कि ये पहले आएगा सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल B पे चाहिए आपको, है ना। फिर उसके बाद आपको चाहिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल C पे, और D पे चाहिए आपको फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो यहाँ से आप ये AC BD का बन गया आपका हिसाब, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से निकल जाता है। ये जैसे अब मैंने लास्ट में लिखा है ना, वैसे ही सामने सीधा लिख दो कि ये कौन से नंबर पे आएगा, तो ACBD होना चाहिए। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये सीक्वेंस था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अगेन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें हर बार लोग जो है वो गलती करते ही हैं। देखिएगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन। क्वेश्चन मुश्किल है, नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब से कई लोग बेहोश हैं ये क्वेश्चन देख देख के, और इसकी एक्सप्लेनेशन उल्टी सीधी दे दे के। कुछ लोगों ने सीख लिया, कुछ लोग नहीं सीख पाए। देखिएगा एक बार, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की सीमा नहीं है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की क्वालिटी होगी फिर वो जो सीमा नहीं है ना। क्वालिटी होगी अगर सीमा नहीं है तो, क्वालिटी होगी अगर लिमिटेशन नहीं है तो। नॉट अ लिमिटेशन का क्या मतलब है, क्वालिटी होगी, ऐसे ही तो समझ सकते हैं आसानी से। लिमिटेशन नहीं है यानी क्वालिटी होगी। अब टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, अभी मैंने आपको बताया था ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, ये लिमिटेशन है, इसी को सेंट्रेशन कहते हैं कि ध्यान केंद्रित है किस चीज पे, ध्यान तो केंद्रित है लेकिन कहां, सचिन और सीमा पे, है ना। तो गड़बड़ होगी क्वेश्चन में फिर, है ना। तो टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने की, यानी किसी एक पक्ष पे ध्यान केंद्रित करने की, इसको सेंट्रेशन कहते हैं, केंद्रीकरण, और ये लिमिटेशन है, ये सीमा है। डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, यानी प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये बात एक पॉजिटिव बात है, सिंबॉलिक स्टेज भी कहते हैं इसीलिए इसको, क्योंकि प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है एक अच्छी बात है कि बच्चा सिंबल्स के थ्रू सीखने लगा है कि ए फॉर एप्पल होता है, ये वो सीखने लगा है अब, है ना। अगर ऐसे ग्रीन लाइट हो तो आपको चले जाना चाहिए ट्रैफिक से, तो वो सिंबल है जिसके थ्रू वो सीख गया है। तो सिंबॉलिक स्टेज, वो डॉक्टर खेलना और ये सब क्या है, सिंबॉलिक स्टेज का ही पार्ट है, 2 से 7 वर्ष में ही होती है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट जो है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, एक पॉजिटिव बात है, क्वालिटी है, किसकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज की। ईगो सेंटर्स में क्वालिटी नहीं है, ये एक लिमिटेशन है। इररिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी जो है एक क्वालिटी है, बट इररिवर्सिबिलिटी या अपरिवर्तनीयता, यानी जब बच्चा ये सोचे कि बर्फ जो है वो पानी नहीं बन सकती और पानी बर्फ नहीं बन सकता, तो ये इररिवर्सिबिलिटी है, यानी उसको लग रहा है कि ये अगर बर्तन में इस बॉटल से 200 ml इस मग में डाल दूं तो ये फिर वापस नहीं कर सकते। एक आटे की जो आप रोटी बनाने के लिए एक सर्कल बना रहे हैं, उसको आप वापस नहीं चेंज कर सकते आटे में, उस रोटी को, जब तक वो सिकी नहीं है उससे पहले। तो ऐसा भी हो सकता है, बर्फ पानी बन सकती है, पानी बर्फ बन सकता है, यानी वो अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाता, ये प्रॉब्लम है,
ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। अकॉर्डिंग टू पियाजे पर्सनल फेबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। पियाजे के अनुसार व्यक्तिगत कल्पित कहानियां किस अवस्था की विशेषता है? पर्सनल फेबल, पर्सनल फेबल बताइएगा। लेट चाइल्डहुड यानी लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम 6 से 12 वर्ष की अवस्था कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6 वर्ष, 3 से 6 मिल जाएगा कई जगह पे। अडल्टहुड है 18 प्लस 18 प्लस 21 भी मिल जाएगा कई जगह पे। 12 से 18 बताइए कौन सी जो है वो पर्सनल फेबल की स्टेज है? पर्सनल फेबल के लिए हमें सही विकल्प चुनना होगा, और वो विकल्प क्या है भाई? अर्ली चाइल्डहुड चुने जा रहे हैं आप लोग, कैसी बातें करते हैं हम यहाँ। देखिए अडोलेसेंस इज द राइट वर्ड, कि पर्सनल फेबल की जो स्टेज है वो किशोरावस्था है ना। सूडो मेच्योरिटी की जो एज है वो आपकी उत्तर बाल्यावस्था है, जिसको मिथ्या परिपक्वता कहते हैं, गैंग एज कह देते हैं, है ना, वो आपकी उत्तर बाल्यावस्था है। लेकिन पर्सनल फेबल वो अपनी ही दुनिया में रहता है, अपने आप को ही अलग अलग कहानियां सुनाता है, उसको लगता है सब उसी को देख रहे हैं, जिसको एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म कहते हैं, उसी के अंदर की ये कहानियां हैं, अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। तो ये एडोलेसेंस का पार्ट है, थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सेम क्वेश्चंस हम सुबह शाम करेंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, द गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन या गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंडिविजुअल्स। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है उसमें क्या विशेषता होती है? सीइंग रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की का मतलब मैं अच्छा बनना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरी तारीफ करेंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, तुम्हारी टीचर तुमको वेरी गुड कहेगी, स्टार मिलेगा, है ना, तारीफ होगी। तो ये क्या है? वांटिंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स एंड ट्राइंग टू डू व्हाट विल प्लीज देम। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, यानी कंफॉर्मिटी कहेंगे इसको। कंफॉर्मिटी भी नहीं, इसको हम अप्रूवल कहेंगे, प्लीजिंग बिहेवियर कहेंगे, कि गुड गर्ल बन के रहना है मुझे, तो चाहे माँ बाप गलत कह रहे हो तब भी मुझे कहना है मम्मी जी आप सबसे बढ़िया हो, है ना। तो ये क्या है? ये आप इसका मतलब यहीं अटके हुए हैं कि आप गलत को गलत और सही को सही नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन ये बच्चों के केस में ठीक है, उस लेवल पे ये होता है। और ये कौन सी स्टेज है बताओ जरा? थर्ड स्टेज है, कन्वेंशनल लेवल, जो सेकंड लेवल की थर्ड स्टेज या फर्स्ट स्टेज, सेकंड लेवल की फर्स्ट स्टेज, और ओवरऑल देखेंगे तो थर्ड स्टेज। सबसे पहले पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, फिर आएगा टिट फॉर टैट वाली जो म्यूचुअल एक्सचेंज है, फिर ये गुड बॉय नाइस गर्ल आता है। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। फीलिंग दैट इट इज देयर ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉज एंड रूल्स फॉर देयर ओन सेक, ये आता है फोर्थ स्टेज में, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जब आपको नियमों का पालन इसलिए करना है ताकि समाज में एक ऑर्डर बना रहे, अराजकता ना फैल जाए। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल आपको पता है, ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में भी 6th स्टेज में आते हैं, है ना। ये कहां? 6th स्टेज में आएंगे। सीइंग रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट, ये आपका अगेन 4th स्टेज ही है। चलिए खैर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।